अब अगर हम जीएसएलवी की बात करें, ये जीएसएलवी जो है, ये इसके 3 वर्जन है बेटा। एक बनाया गया जीएसएलवी मार्क 1, एक बनाया गया जीएसएलवी मार्क 2 और एक बनाया गया जीएसएलवी मार्क 3। सबसे पहले जीएसएलवी का फुल फॉर्म जान लें। जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म है बेटा। इसके 3 वर्जन हैं, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3। हम क्यों इस वर्जन को बता रहे हैं? इसका वर्जन महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा क्योंकि जीएसएलवी मार्क 1 में एक इंजन यूज किया गया था जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। ये जो क्रायोजेनिक इंजन जो यूज किया गया था बेटा, जिस देश की सहायता से यूज किया गया था उस देश का नाम है रशिया। रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन दिया था। क्रायोजेनिक इंजन दिया, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर फिर रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देना मना कर दिया। जब क्रायोजेनिक इंजन देना मना कर दिया तो फिर वही बात, भारत हनुमान का देश है। क्यों भारत को छेड़ रहे हो? जब तक भारत भीख मांग रहा है तब तक देते रहो, देना छोड़ दोगे तो खुद उद्योग खड़ा कर देगा। तो फिर भारत ने क्या किया? जीएसएलवी मार्क 3, सॉरी जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 2 में भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, स्वदेश निर्मित, देख रहे हैं, स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया और विश्व का चौथा देश बना जो क्रायोजेनिक इंजन से युक्त था। इतना ही नहीं, भारत ने अभी हाल ही में जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा एक अभियान सफल करने के लिए निकला था जिसका नाम है चंद्रयान द्वितीय। और ये चंद्रयान द्वितीय को कहां भेजा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था। और चंद्रमा के साथ 3 उपकरण थे जिनका नाम था ऑर्बिटर, जिनका नाम था लैंडर, जिनका नाम था रोवर। लैंडर को कहा जाता है प्रज्ञान और रोवर को कहा जाता है विक्रम। ये याद रखिएगा, पीटी में पूछा जाएगा। तो ये 3 भेजे गए, लेकिन दुर्भाग्य कुछ कहा जाए, कभी कभी बैड लक होता है, अच्छा खिलाड़ी भी 0 पे आउट हो जाता है। लेकिन इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सचिन और विराट कोहली खराब खिलाड़ी हैं, है कि नहीं? कभी कभी पिच पे कभी कभी कंकड़ मिल जाता है, कंकड़ से स्विंग हो गया तो हो गया। आर्बिटर पहुंचा, आर्बिटर आज भी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जानकारी अपने कैमरे के द्वारा कैप्चर करके दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहां से गया, पहुंच गया, लेकिन जब मात्र 2.5 किलोमीटर रह गया था, 2.5 किलोमीटर रह गया था, कुछ दुर्भाग्य था कि वो क्रैश कर गया। क्रैश कर गया तो कर गया। वीर उसे कहते हैं जो फिर से छलांग लगाने के बारे में सोचता है। तो भारत ने क्या किया? चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया, आंशिक रूप से सफल रहा और आंशिक रूप से असफल रहा। फिर कहा बेटा हार नहीं मानूंगा, फिर अगले साल फिर लॉन्च करूंगा। तो 2022 के लास्ट में या 2023 के शुरुआत में कोरोना नहीं होता तो अब तक डेट डिसाइड हो जाता, फिर से चंद्रयान द्वितीय का नया वर्जन नए तरीके के साथ फिर से लॉन्च करने जा रहा है भारत, और यहां उपलब्धि हासिल करेगा। प्रश्न ये नहीं है, थोड़ा सा मुख्य परीक्षा पे भी हम लोग दृष्टिकोण अपना दृष्टि डालते हैं। प्रश्न यह है कि सर दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? बेटा एक्चुअली दक्षिणी ध्रुव के पीछे कारण है। कारण यह है कि पहला तो अभी तक कोई वहां गया नहीं है, किसी ने सोचा नहीं कि मुझे वहां जाना है।
और दूसरा ये है कि वो पूरा का पूरा दक्षिणी ध्रुव जो है ना छायादार वृष्टि वाला क्षेत्र है, वहां मतलब छाया है, पूरा शैडो वाला प्लेस है। और शैडो ही नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें इतना पानी जमा है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इतना पानी है कि जिससे यह संभव है कि आने वाले समय में चंद्रमा पर भी हम लोग मकान बना सकते हैं या जीवन संभव हो सकता है। तो दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन इसलिए किया गया है। वहां की मिट्टी का अध्ययन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है नमी है तो वहां उर्वरा शक्ति मौजूद होगा, वहां फर्टाइल सॉइल होगा, वहां खेती भी किया जा सकता है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया। बहरहाल तो चंद्रयान द्वितीय को कौन लेकर गया बेटा? चंद्रयान GSLV मार्क 3। और ये जो GSLV मार्क 3 है, GSLV मार्क 3 है बेटा, इसका एक नाम दिया गया था और वो नाम दिया गया बाहुबली। क्या नाम दिया गया? बाहुबली। बाहुबली क्यों कहा गया, इसके पीछे कारण को समझिए। अच्छा ये बताइए, क्या भारत चाहता तो इसके पहले कभी मानव अंतरिक्ष मिशन को शुरुआत नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन भारत ने क्यों अभी ही गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को पूर्ण करने के बारे में सोचा? इसलिए सोचा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन जो है वहां कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, और रूल एंड रेगुलेशन ये है कि अगर आपके पास 4.5 से लेकर 5 टन तक अगर प्रक्षेपण यान नहीं है तो आप किसी भी मानव अंतरिक्ष अभियान को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो GSLV मार्क 1 और GSLV मार्क 2 का इतना वजन नहीं था, लेकिन जब GSLV मार्क 3 बनाया गया तो इसका वजन जो है 4 से 5 टन के बीच में है, जो यह प्रमाणित करता है कि आने वाले समय में आप मानव अंतरिक्ष मिशन को पूर्ण कर सकते हैं। आई बात समझ में? देख रहे हैं कैसे सब एक दूसरे से लिंक है। तो ये मार्क 3 है, इसमें भी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये है क्या? आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से इसको सुनिएगा। देखिए, क्रायोजेनिक का मतलब होता है ऐसा इंजन जो अति निम्न ताप पर कार्य करता है। यानी जो वेरी लो टेम्परेचर पर, अति निम्न ताप पर जो इंजन कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। अब बेटा इस क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्यूल के रूप में बेटा इसमें लिक्विड हाइड्रोजन भरा होता है और इसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो साधारण सा क्वेश्चन है जिसे आपको पता रहना ही चाहिए कि भैया एक क्रायोजेनिक इंजन है जो भारत के GSLV में प्रयोग किया जाता है, और GSLV के क्रायोजेनिक इंजन में 2 ईंधन भरे होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। प्रश्न ये है कि इनका तापमान कितना होता है और इनका तापमान कितना होता है? तो ये जो टेम्परेचर होता है -250 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? लिक्विड हाइड्रोजन का। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? -183 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक बात? अब देखिए, इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत में जो अंतरिक्ष की कक्षाएं हैं, अंतरिक्ष की जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं किसे कहते हैं? ऑर्बिट्स किसे कहते हैं? मैं सब नोट डाउन करा दूंगा, बोल के लिखवा दूंगा, बस इसको समझिएगा थोड़ा। ऑर्बिट्स, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है
और आपको पहले बता दूं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अंतरिक्ष यहां होगा। अंतरिक्ष का मतलब ये पूरा अंतरिक्ष होता है बेटा, इसी बीच में एक पृथ्वी है। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया कि अंतरिक्ष कहां होगा। अंतरिक्ष नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, चारों तरफ अंतरिक्ष है, ये बीच में है। ठीक है ना? तो मान लीजिए ये अर्थ है। अंतरिक्ष की सीमा कहां से निर्धारित होती है? एक्सोस्फीयर? अरे अभी वो तो बाद की बात है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये तो एक वातावरणीय जो वायुमंडल का जो एक लेयर होता है उसका है। अभी पृथ्वी से अंतरिक्ष की कक्षा कहां से स्टार्ट होती है, प्रश्न ये है। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए कि अंतरिक्ष, पृथ्वी से अंतरिक्ष की कक्षा का प्रारंभ कहां से होता है, तो याद रखिएगा इस पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक रेखा बनाई गई है जिसे कहते हैं कारमन रेखा। क्या कहते हैं बेटा? कारमन रेखा। इस 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कारमन रेखा है, इस कारमन रेखा के ऊपर जितना भी क्षेत्र होता है वो क्या होता है? अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है। और इस 100 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक ऑर्बिट है, कक्षा है, और इस कक्षा को कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है निम्न भू कक्षा। तो ये जो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो क्षेत्र होता है, वहां जो ऑर्बिट बनाया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसके ऊपर देखिए, 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो अंतरिक्ष में जो कक्षाएं बनाई गई हैं, जहां उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, उसे कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट, इसे बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और सबसे बड़ी खूबी यह है बेटा कि इस मध्य भू कक्षा में भारत का एक भी उपग्रह स्थापित नहीं किया गया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि वो कौन सी ऐसी कक्षा है जिसमें भारत का एक भी उपग्रह स्थापित नहीं किया गया है, तो वो कक्षा है मध्य भू कक्षा। और इस 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 36,000 नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक ऑर्बिट होता है जिसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी हिंदी में भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा। तो अगर आपसे ऑर्बिट्स के बारे में पूछा जाए तो ये ऑर्बिट्स क्लियर हो गया कि ऑर्बिट्स 3 होते हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ये ज्यादातर इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है ना, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको कहते हैं भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, उनको यहां स्थापित किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये क्या करते हैं? ये हमें संसाधनों की जानकारी बताते हैं कि पृथ्वी में कौन कौन से संसाधन हैं। ये हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बताएंगे कि बादलों की स्थिति क्या है। यानी आप कह सकते हैं कि मौसम पूर्वानुमान वाले उपग्रह जहां स्थापित किए जाते हैं वो कौन सा ऑर्बिट है? बोलिए जरा, थोड़ा आप लोग भी एनर्जी दिखाइए। लो अर्थ ऑर्बिट। कहां है? लो अर्थ ऑर्बिट। और मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो है बेटा, यहां अमेरिका ने 24 सैटेलाइट लगाया हुआ है जिससे पूरी पृथ्वी की, यहां 24 सैटेलाइट लगाया हुआ है जिससे पूरे पृथ्वी की निगरानी कर सकता है।
इस मिडिल अर्थ ऑर्बिट में इसने अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस युक्त जो सैटेलाइट है उसको स्थापित किया है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत ने भी जीपीएस युक्त सैटेलाइट बना चुका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, उसका नाम बता सकते हैं? अभी नाम लिखा था, क्या नाम था जरा कौन बताएगा? हाँ बताइए। नाविक। और कोई नाम? IRNSS। चलो ठीक है, IRNSS का फुल फॉर्म? IRNSS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम मैंने लिखा था, गगन। गगन लिखा था ना? गगन का पूरा फुल फॉर्म कौन बताएगा? गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये सब रटा डालूंगा, डोंट वरी। तो ये कक्षाएं समझ में आई? ये कक्षाएं तीन प्रकार की, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और तीसरा क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटकाओगे तो चीजें क्या होंगी? स्किप कर जाएंगी। बेटा किसको? कार्बन रेखा को इंग्लिश में देवनागरी लिपि में लिख लीजिए। कार्बन लाइन बोलते हैं बेटा, कार्बन रेखा को कार्बन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भारत का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, लेकिन अमेरिका के 24 सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं जो इस पूरी पृथ्वी की निगरानी रखते हैं कि कौन सी व्यवस्थाएं कहां उपस्थित हैं। ठीक है, लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहां किस प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं? संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। बैठे बैठे घर में बैठे बैठे आईपीएल का मैच यूएई में हो रहा है, देख ले रहे हैं आप लोग। बैठे बैठे इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच देख लेते हैं। यहां बैठे बैठे लंदन में कौन सी घटना घट रही है उसके बारे में जानकारी हो जाता है, और तमाम और भी जानकारियां आप प्राप्त कर लेते हैं। 4G 5G यहां बैठे बैठे साउथ की मूवी डाउनलोड करके देख लेते हैं। आखिर वो सब किसके द्वारा संभव हो रहा है? यहां जो सैटेलाइट स्थापित किया गया है ना, इसके द्वारा संभव हो रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि कक्षाएं कौन सी होती हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कक्षाएं होती हैं, एक होता है ध्रुवीय कक्षा, एक होता है सूर्य तुल्य कालिक कक्षा, एक होता है भू स्थैतिक कक्षा, और एक होता है भू तुल्यकालिक कक्षा। इसकी इंग्लिश भी जानना चाहते हैं क्या आप लोग? हैं? इसकी इंग्लिश भी जानना चाहते हैं? तो इसकी इंग्लिश भी सुन लीजिए। मान लीजिए कभी कभी एग्जामिनर, क्या होता है ना, एग्जामिनर भी कभी कभी बेवकूफ होते हैं, वो इंग्लिश में लिख के दे देते हैं। ध्रुवीय कक्षा को कभी लिख के दे देंगे पोलर ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, सन सिन क्रॉनस ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखो बेटा, ग्लास रखा है ना, लेकिन पानी भरा हुआ है, कोई बात नहीं। अभी मैं कुछ आप लोगों से मांगूंगा, उसको दे दीजिएगा। देखिए सबसे पहले पोलर ऑर्बिट समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये पृथ्वी का क्या है? इक्वेटर है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। यदि कोई सैटेलाइट इस तरह की कक्षा बनी हो, और इस तरह की कक्षा में अगर ये सैटेलाइट भ्रमण करता है
इस तरीके से भ्रमण करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल को भी टच कर रहा है, ध्यान से देखना बेटा, और साउथ पोल को भी टच कर रहा है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ऐसी कक्षाओं को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए भाई। ध्रुवीय कक्षा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट। जरा ये बॉटल दीजिए मुझे, पानी पी लीजिए आप, पानी पी लीजिए। हाँ हाँ, पानी पीने में कौन सा हो, पानी ही है ना, बाकी लाइए। देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, मानना है, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। बेटा जो बताना चाह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए पृथ्वी है और आपने क्या किया कि ऐसे सैटेलाइट, मतलब ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ये कक्षा है, इस कक्षा में क्या घूम रहा है? सैटेलाइट घूम रहा है। देख रहे हैं ना, उपग्रह को घूमते हुए देख रहे हैं ना, परिक्रमण करते हुए देख रहे हैं ना। तो ये बताइए परिक्रमण कैसे हो रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताइए, नहीं तो हाथ दर्द करने लगेगा। बताइए, नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है। तो ये पूरा ऐसे घूम रहा है, तो क्या ये पूरी पृथ्वी का निगरानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो जब इस तरीके से जब कोई सैटेलाइट घूमता है मेरे बच्चे, इस तरीके से, तो उसे बोला जाता है, जिस कक्षा में घूमता है उसे क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? पोलर ऑर्बिट क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्या है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। कौन बताएगा इसे? सूर्य तुल्यकालिक। देखो इसको थोड़ा समझो। देखो 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 बेटा, मान लो ये सन है, सॉरी पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये क्या है? इक्वेटर है, और ये क्या है? ये क्या है? साउथ पोल है, और ये क्या है? सन है। देख रहे हैं ना। अब बेटा कुछ इस तरीके से सैटेलाइट घूमे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ये तो क्लियर हो गया। ये क्या होता है? मतलब ये सैटेलाइट को कुछ इस तरीके के ऑर्बिट में घुमाया जाए कि कहीं भी सैटेलाइट रहे, यहां रहे, यहां रहे, या 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 कहीं भी रहे, ऑर्बिट के कहीं भी रहे, लेकिन उस पर, उस सैटेलाइट के ऊपर क्या पड़ते रहना चाहिए? सूर्य की निगाह पड़ी रहनी चाहिए। तो ऐसी कक्षा जिस पर सूर्य की निगाह परमानेंट पड़ी रहे, जिस उपग्रह को सूर्य परमानेंट देखता रहे, तो ऐसी कक्षा को बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। जैसे मान लीजिए कि यहां सूर्य है, ठीक है ना, यहां सूर्य है, और मैंने ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे घुमाया, तो सूर्य की रोशनी चाहे यहां रहेगा तभी पड़ेगा सैटेलाइट के ऊपर, यहां रहेगा तभी पड़ेगा, यहां रहेगा तभी पड़ेगा, यहां रहेगा तभी, कहीं भी रहेगा तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो ऐसी कक्षा को क्या बोलते हैं? सूर्य तुल्य कालिक कक्षा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है? इक्वेटर है। जब इक्वेटर के चारों तरफ एक स्थिर अवस्था में कोई कक्षा हो और उस कक्षा में ये सैटेलाइट घूमता रहे, जितना डिस्टेंस इतना रहे इधर रहे, उतना ही डिस्टेंस इधर रहे, और इक्वेटर के सापेक्ष ये घूमता रहे। जैसे देखिए, बात समझिएगा, पृथ्वी भी तो घूमता है ना, सूर्य का चक्कर, सूर्य का जो एक दिन में जो एक घूर्णन जो पूरा करता है कितना टाइम लगता है, और पूरा परिक्रमण करने में
365 सही 1/4 दिन। तो एक बार ऐसे घूम रहा है ये 24 घंटे में, समझिएगा बात को। यहां जो ये जो लगा हुआ है, देखिए ये पृथ्वी भी घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है, देखिए, है ना, समझ रहे हैं? पृथ्वी भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जगह है, ये मान लीजिए जयपुर वाला जगह है और ये आपका सैटेलाइट जयपुर वाले पड़ा, तो कभी भी किसी भी समय उस जगह पर जयपुर दिखाई देगा। बात समझ में आया? तो इस तरह के ऑर्बिट्स को बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जितना टाइम ये एक घूर्णन पूरा करने में लेता है सूर्य का, उतना ही टाइम ये पृथ्वी का परिक्रमा करने में उतना ही टाइम लेते हैं। दोनों का टाइमिंग बराबर है, तो इसलिए जो स्थान पृथ्वी पर जहां रहता है वो उसी समय, हर समय उसी स्थान पर उस सैटेलाइट को मिलेगा। जियो सिंक्रोनस क्या होता है? जियो सिंक्रोनस, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, तो थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे जब कोई ऑर्बिट बनता है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार और इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। इसको बोलते हैं वृत्ताकार पथ और इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। इसमें देखिए, एक तरफ बनता है एपोजी जो पृथ्वी से इसकी दूरी कम है, और एक तरफ पेरिजी जिधर दूरी ज्यादा है। ये आपका सैटेलाइट है। तो इस तरीके का जब कोई पथ बनेगा, दीर्घवृत्ताकार पथ बनेगा, तो वो कौन सा ऑर्बिट कहलाएगा? बोलो। जियो सिंक्रोनस, भूतुल्यकालिक कक्षा, हिंदी में लिखा था ना भूतुल्यकालिक कक्षा, और इसको क्या बोलते हैं? भूस्थैतिक कक्षा। तो हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, फिर हम लोगों ने कक्षाओं के बारे में जाना, और उस कक्षाओं में जो जिन जिन कक्षाओं में किस तरीके से पोलर ऑर्बिट होता है, भूस्थैतिक कक्षा कैसा होता है, सन सिंक्रोनस कैसा होता है, इनके बारे में जाना। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। ये पृथ्वी है, ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट है, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरा पिक्चर, मेरा फोटो लेना हो, इनके मोबाइल से बढ़िया आएगा कि पीछे वाले बैठे हुए व्यक्ति उनके मोबाइल से बढ़िया आएगा? है? इनके मोबाइल में बढ़िया आएगा। पीछे वाले सोच सकता है कि कुछ धुंधला आ जाए, है कि नहीं, थोड़ा दुबला आ जाऊं, ये हो सकता है। लेकिन पिक्चर कहां से बढ़िया आएगा? यहां से आएगा। लेकिन एक समस्या रहेगी, समझिएगा, ये सब बहुत साइंटिफिकली बहुत बेसिक बातें हैं। ये अगर हमारा पिक्चर ले रही हैं तो ये इतना ही दूरी कवर करेंगी, थोड़ा हो सकता है थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन पीछे वाला लड़का अगर मेरा पिक्चर कर लेता है तो पूरा वहां से लेकर यहां तक का दूरी कवर कर सकता है, दायरा कवर कर सकता है ना। यानी कि एरिया ज्यादा कवर करेगा, भले पिक्चर खराब आ जाए। ये क्या करेंगी? एरिया कम होगा लेकिन पिक्चर को खराब नहीं होने देंगी। ठीक है, तो वही हाल होता है लो अर्थ ऑर्बिट में। बेटा, इस लो अर्थ ऑर्बिट में ध्यान देना, जो बताना चाह रहा हूं, इस लो अर्थ ऑर्बिट में 200, 250, 150 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। मतलब 150 से 200 उपग्रह इसमें स्थापित किए गए हैं भारत के। और ये क्या करेगा? एक तो नजदीक है, पृथ्वी का कम एरिया कवर करेगा, एरिया कम कवर करेगा, लेकिन पिक्चर सटीक देगा। इसीलिए इसमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं।
भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह इसीलिए स्थापित किए गए हैं ताकि सुदूर संवेदी उपग्रह क्या करता है, घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे घूमता रहेगा। यहां मिला क्या, यहां कोयला मिल गया, बताएगा, इसरो को मैसेज करेगा। एक साइट है जिसका नाम है भुवन, क्या नाम है, भुवन। भुवन पर पिक्चर खींच कर देगा कि भैया जयपुर के ये कोई जगह है, इस जगह पर कोयले का बहुत बड़ा खान मिला है। विकिरण से पृथ्वी की अंदर तक वो विकिरण भेज देता है। इसरो जाएगा, खुदाई करेगा, बहुत ज्यादा खान मिल गया। तो जिस उपग्रह के द्वारा हमें ये सब प्राप्त होता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। उस उपग्रह को बोलते हैं रिसोर्स सैट। संसाधनों की जानकारी, पृथ्वी के अंदर संसाधनों की जानकारी जिस उपग्रह के द्वारा प्राप्त होता है उस उपग्रह को क्या कहते हैं, रिसोर्स सैट कहते हैं। फिर घूम रहा है, घूमते 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 उसने देखा कि भैया समुद्र के रास्ते कुछ आतंकवादी गतिविधियां या कुछ स्मगलिंग हो रहा है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किया है जिसका नाम है ओशियन सैट। इस ओशियन सैट की मदद से हम लोग सामुद्रिक सर्वेक्षण करते हैं, समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं, समुद्र में किस जगह पर तूफान आने वाला है, कहां का किस तरह का मौसम है, उसकी जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है मेघाट्रॉपिक्स। मेघाट्रॉपिक्स, ये जो मेघाट्रॉपिक्स है ये भारत और फ्रांस की योजना है। ये क्या करता है, मेघ मतलब होता है बादल, ट्रॉपिक्स का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बादलों की स्थिति का पता लगाने वाला इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का क्या नाम है, मेगाट्रॉपिक्स। ऐसे बहुत सारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है, जिसको कहां स्थापित किया है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए, एरिया कम कवर करता है लेकिन पिक्चर सटीक देता है। और सबसे आदर्श जगह जो है ना बेटा, सबसे आदर्श जगह ये है जो एरिया भी ठीक ठाक कवर कर लेता है और पिक्चर भी ठीक ठाक दे देता है। एरिया भी कवर करता है और पिक्चर भी सटीक बताता है। यहां अमेरिका के जीपीएस प्रणाली युक्त जो सैटेलाइट है लगाए गए हैं, अमेरिका ने 24 सैटेलाइट लगाया है जिससे पूरी पृथ्वी की निगरानी की जा सके। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में कितने उपग्रह पूरी पृथ्वी की निगरानी कर सकते हैं। ऑप्शन दे देगा 12, 18, 24, 25। तो आप कितने पे ट्रिक लगाएंगे, 24 पर। तो 24 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी की निगरानी करता है अमेरिका का। यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट मैक्सिमम लगाए तो पृथ्वी का चक्कर लग सकता है, 24। अब देखो, ये दूर है, ये बेटा ये पूरी पृथ्वी का ज्यादा एरिया कवर करता है। ये जो है एरिया ज्यादा कवर करता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस कक्षा में, जिसको जीएसओ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, इस कक्षा में जो उपग्रह स्थापित किया जाता है वो पृथ्वी का 42 से 45% हिस्सा, 42 से 45% हिस्सा कवर करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कितने उपग्रह लगाए जाएं जिससे पूरे पृथ्वी की निगरानी रखी जा सके या पूरी पृथ्वी पर संचार व्यवस्था स्थापित किया जा सके, कि 2, तो 45 दूनी 90, 10% कहां चला गया, कितना लगेगा, 3। तो पूरी, अब इस कक्षा में अगर कम से कम 3 उपग्रह आप लगाते हैं तो पूरी पृथ्वी की निगरानी आप कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी की निगरानी कर सकते हैं। तो आई बात समझ में। यहां
लगाया हुआ जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो किसके लिए काम आता है? संचार के लिए। यहां जो उपग्रह होता है वो किसके लिए काम आता है? संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं जो संचार प्रणाली को बेहतर करता है। यहां जो है ये मैंने आपको ये सब एक दो एग्जाम्पल देकर बता दिया। संसाधनों की जानकारी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, इन सब की जानकारी जिससे प्राप्त होती है और लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। तो ये कहां कहां कौन कौन से क्या विशेषता है, ये क्लियर हुआ यहां तक? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।